विद्यार्थियों नमस्कार, मैं हूं कुंदन कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल नवदृष्टि फॉर स्टडी पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोग शिव पूजन सहाय का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, शिव पूजन सहाय के जीवन परिचय पर आज हम लोग प्रकाश डालेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बिहार बोर्ड के 9th क्लास की हिंदी की पुस्तक गोधूली भाग 1 का प्रथम अध्याय, जो पहला अध्याय है कहानी का प्लाट, इसे का अध्ययन करने वाले हैं। और आज हम लोग कहानी का प्लाट शुरू करें उससे पूर्व इस कहानी के जो लेखक हैं शिव पूजन सहाय, इनका जीवन परिचय एक बार पढ़ेंगे और जीवन परिचय के बाद कहानी का प्लाट कहानी पढ़ेंगे, जो आपको इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आप डायरेक्ट इस क्लास के मतलब गोधूली भाग 1 के सभी अध्यायों का संपूर्ण व्याख्या देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। हमारे चैनल पे जो आपको उपलब्ध मिलेगा गोधूली भाग 1 क्लास 9th के नाम से। इसके अलावा यदि आप इस अध्याय का अभ्यास प्रश्न देखना चाहें या फिर कहानी का प्लाट जो इन्होंने लिखा है उस वीडियो का व्याख्या देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं शिव पूजन सहाय का जीवन परिचय। विद्यार्थियों, यदि आप इसे वीडियो को एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं, परीक्षा की तैयारी के लिए, तो कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उसको आप याद करें। जो आवश्यक तथ्य हैं आपके एग्ज़ाम के लिए उसे आप एक कॉपी पर हो सके तो नोट कर लें जहाँ पे आपको लगे, और मैं बताता भी चलूँगा जो इम्पोर्टेंट डेट होगा या जो आपको याद करना होगा, तो आप उसे नोट करते चलें। ये आपके लिए इजी हो जाएगा जब आप एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे अपने नोट्स को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उन्नास बक्सर बिहार में हुआ था। तो इसमें आपको जो नोट करना है उनका जन्म कब हुआ था, तो 1893 ईस्वी में हुआ था। 1893 ईस्वी में ये प्रश्न पूछा जा सकता है तो आप इसे नोट कर लें। कहाँ हुआ था, तो उन्नास ये गांव का नाम है जो बक्सर ज़िले में है, बिहार में है। तो बिहार राज्य के बक्सर ज़िले के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव उन्नास में उनका जन्म हुआ था और गांव का नाम उन्नास, जिला बक्सर, बिहार। ये आप नोट कर लें। इसके अलावा उनके बचपन का नाम भोलानाथ था, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। वो बचपन में उनका नाम भोलानाथ रखा गया था, बाद में उनका कुछ और नाम हो गया। अगर आपसे पूछा जाए उनके बचपन का नाम क्या था तो आप बता सकते हैं भोलानाथ। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। तो जब वो 10वीं की परीक्षा पास कर लिए उसके बाद बनारस के किसी अदालत में नकल नवीस की नौकरी करने लगे। नकल नवीस क्या होता है, तो नकल नवीस का काम होता था, अब हालांकि ये पोस्ट बहुत कम हो गया है क्योंकि अब फोटो कॉपी करने वाली मशीन आ गई है। पहले जब ये नहीं था, जब ये मशीन नहीं थी तो उस समय नकल नवीस क्या करते थे, जो किसी कागज़ पर कोई सरकारी दस्तावेज है तो उसको उतार करके दूसरे कागज़ पर सेम उसी तरह उतारते थे, उसे उन्हें को नकल नवीस कहते हैं। नकल नवीस का मतलब एक हुआ कि प्रतिलिपि तैयार करने वाला। अगर आपसे पूछा जाए एक शब्द में उत्तर, तो नकल नवीस मतलब प्रतिलिपि तैयार करने वाला। तो आगे देखते हैं। तो वो नकल नवीस की नौकरी कहाँ करते थे, बनारस के अदालत में। ठीक है, चलिए। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए, बाद में वो हिंदी के शिक्षक बन गए। और उसके बाद क्या हुआ, उन्हें नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी, देखिए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। तो जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा था तो उसमें ये भाग लिए। और आप सबको पता होगा कि यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो सरकार के खिलाफ किसी आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते हैं, और अगर आप शामिल हो सकते हैं तो सरकार आपको ब्लैकमेल कर सकती है, धमका सकती है, डरवाएगी कि ऐसा करोगे तो ऐसा करेंगे। तो
ये बात है। तो आपको मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में भी पता होगा कि उन्होंने भी असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी अध्यापक की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था। इन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया और असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने देखिए कुछ इम्पोर्टेंट जो पत्रिकाओं के नाम हैं वो आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लें। तो शिवपूजन सहाय बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। मतलब है कि जो भी व्यक्ति समाज के लिए अच्छा करेगा, लोगों के लिए सोचेगा, सबका भला सोचेगा, उसको लोग पसंद करते हैं, उसे लोकप्रिय होता है। आपके पास कोई कला है, ये तो एक महान लेखक है, तो भी समाज में आपको इज्जत मिलती है। तो ये इनका जो व्यक्तित्व था बहुत आकर्षक था और लोग इन्हें काफ़ी पसंद करते थे। उसके बाद देखिए उन्होंने कुछ पत्रिकाओं के नाम कुछ पत्रिकाएं लिखी हैं जिसके वो संपादक थे। संपादक क्या होता है? पत्रिका जब छपती है तो किसी एक आदमी का योगदान नहीं होता, उसमें एक बहुत बड़ी सी टीम शामिल रहती है। लेकिन जो उसके अंदर पत्रिका या अखबार हो, अखबार भी जब छपता है तो बड़ी सी टीम काम करती है, किंतु जो उसका संपादक होता है वो उसका जिम्मेदार व्यक्ति होता है। अगर किसी कोई भी ऐसी खबर है जिसके खिलाफ कोई FIR कराता है, कोई आपत्ति दर्ज कराता है, तो सबसे पहले संपादक पर जो है मुकदमा दर्ज होता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो संपादक जो है ये सुनिश्चित करता है कि अखबार में कोई ऐसी खबर ना हो, ऐसी खबर ना छपे जो गलत है, और अखबार की भाषा क्या हो। कोई भी बात, एक सीधी सी बात को आप किसी भी तरह से कह दें तो वो बुरा लग सकता है और वही बात अच्छी लग सकती है। तो ये तय करते हैं संपादक। तो वो किन किन पत्रिकाओं का संपादन किए ये आप देख लें। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि ये 4 पत्रिकाएं हैं। इनका नाम आप नोट कर लीजिए जो आपके पुस्तक में लिखा है। आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला, ये भी नाम नोट कर लें, मतवाला, इसके संपादक मंडल में भी ये शामिल थे। तो मतवाला के संपादक मंडल में थे। संपादक मंडल का क्या मतलब हुआ? तो किसी अखबार के या किसी पत्रिका के एक संपादक भी होते हैं, और चूंकि ये प्रतिष्ठित पत्रिका थी तो इनके संपादन के लिए एक संपादक मंडल बना हुआ था जिसके अंदर एक से अधिक 2 या 3, 4 लोग भी हो सकते थे। तो उसी के अंतर्गत ये भी थे, संपादक मंडल में शामिल थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया, ये आप नोट कर लें। उनका जन्म हुआ था 1893 में और मृत्यु हो गई 1963 में। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद तो उन्हीं की कल्पनाओं का साकार रूप है। इन गतिविधियों में अतिशय व्यस्त रहने के कारण उन्हें स्वलेखन का कम अवसर मिलता था। तो बता रहे हैं कि चूंकि वो संपादक मंडल में शामिल थे और कुछ हिंदी के विकास के लिए, हिंदी को कैसे बढ़ाया जा सके, ये सब के लिए भी काम कर रहे थे। जैसा कि ऊपर लिखा है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद में भी उनके ही योगदान का असर है जो वो तैयार हो पाया, बन पाया। तो ये सब काम में लगे रहते थे, इसलिए उन्हें स्वलेखन का कम अवसर मिलता था। उनके द्वारा एक जो उपन्यास लिखी गई है उसका भी आप नाम नोट कर लें, उसका नाम है देहाती दुनिया। ठीक है, तो देहाती दुनिया उनके एकमात्र उपन्यास है, उनका एकमात्र उपन्यास है जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है। उसे आगे चलकर लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जा सकता है। तो देखिए 2-3 बात इसमें समझ लीजिए। आंचलिक उपन्यास क्या होता है? आंचलिक उपन्यास कोई ऐसा उपन्यास जिसमें किसी
विशेष क्षेत्र की घटना का जिक्र किया गया हो, किसी विशेष क्षेत्र की घटना पर प्रकाश डाला गया हो और जिस क्षेत्र की घटना का जिक्र किया गया हो, लेखक ने उस क्षेत्र की बोलियों को भी अपने उपन्यास में काफ़ी हद तक शामिल किया हो, तो ऐसे उपन्यास जिसमें क्षेत्रीय घटना के लिए, क्षेत्रीय वार्तालाप के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है आंचलिक उपन्यास। और चूँकि इनका जो मात्र एक लिखा गया उपन्यास देहाती दुनिया है, देहाती दुनिया इनका एक मात्र उपन्यास है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो जो इनका लिखा हुआ उपन्यास है उसमें जो है उस ग्रामीण परिवेश के भाषा का, वहाँ के ठेठ भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए भविष्य में इनके इस उपन्यास को अन्य उपन्यासों का या आधुनिक उपन्यासों का पूर्व पीठिका कहा जाने लगा या कहा जा सकता है। अगर आपसे पूछे तो आप ये कह सकते हैं। इसके अलावा इनकी दो और जो कहानियां हैं इनका भी नाम नोट कर लें। कहानी का प्लाट और मुंडमाला, ये दोनों कहानियों का भी नाम आप नोट कर लें। कहानी का प्लाट और मुंडमाला जैसी मार्मिक कहानियां लिखकर उन्होंने हिंदी कथा साहित्य की श्रीवृद्धि की है। श्रीवृद्धि मतलब कि वृद्धि करने में अपना अधिक से अधिक योगदान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और उनकी रचनाएं हैं जो आपसे सवाल के रूप में पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसलिए आप इसका भी नाम नोट कर लें जो आगे दिया गया है। विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब, ये सभी फिर से एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तकों के अलावा उनके सैकड़ों लेख, निबंध आदि समय समय पर विभिन्न पत्रिकाओं एवं संग्रहों में प्रकाशित संकलित होते रहे हैं। ठीक है, प्रकाशित या संकलित मिला जुला के एक ही चीज़ होती है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। उनकी रचनाओं का संकलन मतलब क्या होता है? जहाँ सारा इकट्ठा करके रखा गया हो, संकलित करके जहाँ रखा गया हो। तो उनके जो सभी अलग अलग रचनाओं जिनका आपने ऊपर नाम पढ़ा है, उन सभी को एक जगह जो संकलित करके एक जो पुस्तक है उसका नाम दिया गया है कि उनकी रचनाओं का संकलन शिवपूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित है। तो आप यदि उनकी रचनाओं को पढ़ना चाहें, आपको रुचि हो, तो आप राष्ट्र भाषा परिषद, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना जा कर के इसे खरीद सकते हैं, या उनकी किताबें आपको अपने ज़िले में भी मिल जाएगी। अच्छे जो बुक के इंस्टॉलमेंट होते हैं, बुक डिपो होता है वहाँ पे, तो आप शिव पूजन रचनावली जो 4 खंड में उसे खरीद सकते हैं इसके लिए। इसके बाद जो हम अगला वीडियो बनाएंगे या जो पढ़ा हुआ है चैनल पे, कहानी का प्लाट, इसको पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, लेकिन उस कहानी के बारे में जो आखिरी अध्याय में बताया गया है वो एक बार देख लेते हैं, जिसमें आप कहानी में क्या है मुख्य रूप से समझ जाएंगे। जो इनके द्वारा लिखी गई कहानी है, कहानी का प्लाट। तो देखिए, इस कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक, दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह आदि की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। तो इस कहानी में उन्होंने ये जो कुरीतियां हैं, जिसके वजह से परेशान कौन होता है, किस पर असर पड़ता है? नारी पर, वृद्ध विवाह और दहेज प्रथा। तो इसके जो
समस्या हैं, इसकी वजह से जो आने वाली समस्या है, इससे क्या असर पड़ रहा है समाज पर, इसका एक उदाहरण इनकी इस कहानी में आपको मिल जाएगा। वैसे आप इनकी कहानी भी पढ़िए, खुद समझ में आ जाएगा। तिलक दहेज की क्रूरता की शिकार भगजोगनी एक वृद्ध के गले बांध दी जाती है। ठीक है, जो इस कहानी की नायिका है भगजोगनी, उसे एक वृद्ध से शादी करना पड़ता है और तरुणाई प्राप्त करते करते वह विधवा हो जाती है। जब तक वो जवान होती है तो जवान होते ही वो विधवा हो जाती है, क्योंकि अपने उम्र से बहुत ज़्यादा उम्र के व्यक्ति के साथ शादी हुआ होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है जब ये जवान होती है, और अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। बता रहे हैं जब ऐसा होता है, चूँकि विधवा हो जाती है जवानी में ही, तो जो उनका सौतेला बेटा है, चूँकि उनसे उम्र में खुद ही बड़ा, भगजोगनी से खुद ही बड़ा होगा या उसकी एज का होगा, तो दुर्भाग्य से उसे अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनना पड़ता है। लेखक कहते हैं यह नारी की नियति है। बता रहे हैं कि यह नारी की मजबूरी है, जो जैसा भी, क्योंकि उसमें भगजोगनी का कहीं कोई दोष नहीं, जो कुछ हुआ ये उसके मजबूरी का परिणाम है, उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। इसलिए लेखक कहते हैं कि यह नारी की नियति है। किंतु बताना चाहेंगे विद्यार्थियों, अब समाज काफ़ी बदला है। ये उस समय की घटना है जब 1900 के आसपास की, जब भारत आज़ाद नहीं था, और आज काफ़ी कुछ बदल गया है। आज नारियां बहुत कुछ कर सकती हैं, उतनी मजबूर नहीं है। तो फिर भी दहेज प्रथा अब भी समाज में है। वृद्ध विवाह लगभग खत्म हो चुका है। तो उस समय की इस घटना को आप कहानी का प्लाट नामक अध्याय में आप अवश्य पढ़िए। आपके कक्षा में ये पहला अध्याय है जो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा कर के भी इसे खोज सकते हैं। चलिए, तो धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।